दोस्तों ये सिर्फ 7 दिन का बकरी का नन्हा सा मेमना है जिसकी पीछे की टांगें बिल्कुल अकड़ गई है और ऐसे लग रहा है जैसे कि उसमें बहुत ज़्यादा अकड़न है और वो चल नहीं पा रहा है। एक दिन पहले वो बिल्कुल नॉर्मल था, ऐसा ऑनर का कहना है, और दौड़ लगा रहा था, लेकिन अगले दिन उसके पीछे के टांगों में अकड़न आने लगी। तो आखिर ये क्या है और इसका किस तरह से डिफरेंशियल करना है और क्या बेहतर से बेहतर इलाज किया जा सकता है, इस बात की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि पीछे की टांगें अकड़ी हुई है, यानी स्पास्टिक पैरालिसिस है। तो ये दो चीज़ों को इंडिकेट करता है न्यूबॉर्न में। एक तो इसे या तो टेटनस हो सकता है या दूसरा इसमें कॉपर डिफिशियंसी हो सकती है। दोनों में ही पीछे के टांगों में अकड़न आती है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बच्चा जो है, इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं कॉपर डिफिशियंसी से और टेटनस से, तो आपको पहला टारगेट ये रखना चाहिए कि इसकी जो लॉग जॉ है कि नहीं। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका लॉग जॉ तो नहीं है, लेकिन थर्ड आईलिड को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो प्रोलैप्स है। थर्ड आईलिड का प्रोलैप्स सिर्फ और सिर्फ टेटनस में होता है, कॉपर डिफिशियंसी में नहीं होता है। तो ये एक बिना लॉग जॉ का केस हो सकता है। दूसरा इसमें डिफरेंशियल ये है कि अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये पेट से सांस ले रहा है, इसकी एब्डोमिनल रेस्पिरेशन हो रही है। थोरेसिक कैविटी जो है वो बिल्कुल जकड़ सी गई है, जो कि टेटनस में होता है, और इसकी टेल भी अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल अकड़ी हुई है। तो ये दो चीज़ें और इंडिकेट करती हैं कि इस मेमने में टेटनस होगा। हालांकि 6 दिन का बच्चा है तो अक्सर लोगों को लगता है कि टेटनस नहीं होगा, कॉपर डिफिशियंसी के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन टेटनस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है बकरियों में वो 3 दिन से लेके 21 दिन तक हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि किस लेवल का इन्फेक्शन है। इसमें अगर जख्म ज़्यादा है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास है, यहाँ आप देख सकते हैं कि इसकी टेल बिल्कुल अकड़ी हुई है, तो आप उसमें जल्द सिम्टम देख सकते हैं। और जल्द सिम्टम अगर होता है तो उसमें बचने की चांसेस भी बहुत कम होते हैं। तो ये जो मेमना था बच नहीं पाया, मुझे दुख है। लेकिन इसका अगर मैं इस केस को आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ, अगर आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे तो फिर इसका इलाज, इस तरह के केसेस आपको फील्ड में मिलेंगे तो आप ज़रूर कर पाएंगे। तो एक चीज़ और इसमें ध्यान देनी चाहिए, अगर आप टेटनस सस्पेक्ट कर रहे हैं तो इसमें हाइपर सेंसिटिविटी होती है, यानी जब एनिमल को आप टच करते हैं तो चौंकता है। चौंकने के साथ साथ थर्ड आईलिड का प्रोलैप्स और बॉडी में अकड़न मिल रही है, तो आपको उसको टेटनस के लिए सस्पेक्ट करना चाहिए। और टेटनस आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई जख्म होगा, तो खास करके नेवल कॉर्ड में इनके जख्म होता है, वहाँ आपको देखना चाहिए। या दूसरे जगह कोई जख्म हुआ है या इनका खस्सी किया है तो उस समय भी टेटनस होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो जख्म को अगर आप पकड़ लेते हैं तो फिर आपको इलाज करना आसान हो जाएगा। टेटनस बैक्टीरिया के मल्टीप्लिकेशन को रोकने के लिए आपको प्रोकेन पेनिसिलिन का इस्तेमाल करना होगा। प्रोकेन पेनिसिलिन जो है इसमें हाई डोज में दिया जाता है, 40 to 50,000 यूनिट पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से दिया जाता है। इसी तरह से आप मेट्रोनिडाजोल का अगर इस्तेमाल करते हैं 10 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से, तो रिकवरी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। एक मेरा अपना प्रोटोकॉल है जो मैंने कैटल और कैटल के काफ में भी किया है, उसमें मैं टेटनस टॉक्सोइड रिकमेंड करता हूँ। बकरियों में 0.25 ml अगर टेटनस टॉक्सोइड डे 0, डे 3 और डे 7 पे लगाया जाए तो रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये प्रोटोकॉल जो है एक तरह से थेरापेटिक है। लोगों को ऐसा लगता है कि टेटनस टॉक्सोइड जो है वो वैक्सीन की तरह काम करता है, लेकिन इस प्रोटोकॉल में आप इस्तेमाल करेंगे तो वो ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, वो सपोर्ट करता है। जो एक मेजर इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जख्म जहाँ भी बना है, एक्चुअली ये क्लोज वुंड रहता है तभी टेटनस का टॉक्सिन बनता है, एनारोबिक कंडीशन रहता है तभी टेटनस का टॉक्सिन बनता है। तो जख्म को देख करके उसे ओपन करना बहुत ज़रूरी होता है। उसे वो अगर खोल देते हैं, उसमें हवा जाने देते हैं, तो फिर बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन रुक जाता है। तो जख्म को पहचानिए कहाँ पे जख्म है, उसको ड्रेसिंग कीजिए, उसको ओपन कर दीजिए। और ड्रेसिंग के लिए आप मेट्रोनिडाजोल, पोविडोन आयोडीन और पेनिसिलिन का छिड़काव वहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे ऑक्सीजनेशन ज़्यादा होगा। और घाव जो है उसको कभी भी बंद ना करें, खुला रखें ताकि वहाँ हवा लगता रहे, तो रिकवरी के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। एक्चुअली इसमें मौत जो होती है मसल के पैरालिसिस से होती है, या एनिमल का जो लॉग जो हो जाता है, कुछ निगल नहीं पाता है, इसके चलते होता है।
तो आपको एक तो न्यूट्रिशन का ध्यान देना होगा। अगर मुंह खुला हुआ है तो आप ओरली छोटे बच्चों को दूध पिला सकते हैं बकरी का निकाल करके, या उसको पारेंटरल न्यूट्रिशन देना होगा, यानी कि आप फ्लूइड थेरेपी करके, यानी कि डेक्स्ट्रोज नॉर्मल सलाइन चढ़ा करके आप उसको न्यूट्रिशनली बैलेंस करेंगे। 2-4 दिन तक अगर आप मैनेज करते हैं तो केस जो है वो रिकवर हो जाता है। इसी तरह से आपको मसल रिलैक्सेंट के लिए कम से कम एक ड्रग का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ पे आप डायजीपाम का इस्तेमाल कर सकते हैं। डायजीपाम डेली आपको देना होगा, और ये सारा का सारा ट्रीटमेंट कम से कम एंटीबायोटिक पे उसे 5 दिन तक रखना पड़ेगा, तब जाके आपका केस जो होगा वो रिकवर हो जाएगा। हालांकि ये केस मुझे पाकिस्तान से शेयर किया गया था। वहाँ पे उनको जो किसान थे उनको उनके वेट ने बताया कि ये इसे सर्दी लग गई है, बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि टिपिकल केस टेटनस का था, और नेक्स्ट डे ही ये बच्चा बच नहीं पाया, कोलैप्स हो गया। तो उनके पास चांस भी नहीं था। छठे दिन पे नॉर्मल था, 7वें दिन पे हुआ। जैसा कि मैं बता रहा था कि अगर शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड रहता है तो मरने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, उसमें रिकवरी के चांसेस कम होते हैं। बकरियां बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होती हैं। ये वीडियो न सिर्फ क्लिनीशियन को, वेटनरी प्रैक्टिशनर को हेल्प करेगा, बल्कि बकरी पालकों को भी ये समझने में ज़रूर मदद करेगा कि ये उनकी बकरियों के साथ क्या चल रहा है और कौन सी बीमारी है, और वो अगर जल्द से जल्द ट्रीटमेंट के लिए अपने वेट से कंसल्ट करते हैं तो उनके बकरियों की जान बच सकती है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इसी तरह से मैं आपको एडुकेट करते रहूँगा और आपके प्रैक्टिस को इम्प्रूव कराने की कोशिश करता रहूँगा।